CH16 त्रिलोक अकादमी। उसकी बात पर सुनहरा ड्रैगन बोला, बच्चे तुम इस दुनिया को जितनी छोटी समझ रही है वह उससे भी बड़ा है। शायद तुम नहीं जानते, एक वक्त मैं धरती और स्वर्ग का सबसे ताकतवर योद्धा था। उसकी बात पर आर्यन ने है में सर हिलाया। उसकी बात पर देव हैरानी से उनसे बोला, पर मास्टर आप इतने ताकतवर थे तो आपकी मरे कैसे? जैसे ही गोल्डन ड्रैगन ने देव की बात सुनी तो अचानक से देव के अंदर से बहुत ही खतरनाक शक्तियां निकलने लगी, जिसके वजह से बहुत ही खलबली मच गई। लेकिन गोल्डन ड्रैगन ने अपने आप को संभला किया, क्योंकि वह जानते थे कि वह इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने संभला। उसके बाद वह बोले, बच्चे अभी तुम्हें ये जानने का वक्त नहीं आया है, वक्त आने पर तुम्हें सभी बातें मालूम पड़ जाएगा। जब देव ने उनकी बात सुना तो बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, पर मास्टर? उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन ने कहा, बच्चे कुछ बातें जितनी अंदर रहती सबके लिए उतना ही होता ही। उनकी बात पर देव ने है में सर हिला दिया। तभी गोल्डन ड्रैगन बोला, बच्चे आज से बहुत मैं उस इलाके में आया था, ये खबर मिली थी कि इस इलाके में सुनहरी आग है जो एक देवीय आग है, तुम्हें उसे आग को अपने अंदर सामना होगा। उनकी बात पर देव बोला, पर मास्टर इससे क्या होगा? उसकी बात पर सुनहरा ड्रैगन बोला, बच्चे जो चीज इतनी नॉर्मल दिखती है वह उतनी ही खतरनाक होती। उन्होंने कहा, बच्चे तुम शायद नहीं जानते कि सुनहरा आग इस दुनिया की सबसे खतरनाक शक्ति जिसे हर कोई पाना चाहता है, चाहे वह दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा ही क्यों न हो। जब देव ने उनकी बात सुना वह बोला, मास्टर क्या आप भी उस आग को पाना चाहते थे? उनकी बात पर गोल्डन ड्रैगन बोला, बच्चे तुम जितना भी सोचो उतना सच नहीं है। मैंने भी कोशिश किया था पर वह मेरे नसीब नहीं था, और मेरे पास पहले से ड्रैगन आग थी जो सुनहरी रोशनी से ठोसी कम हम ताकतवर होती है। आप लोगों को बता दूं कि सुनहरी आग और सुनहरी रोशनी दोनों एक ही है, तो आओ लोग कंफ्यूज न होना। जैसे देव ने उनकी बात सुना तो वह बोला, मास्टर क्या आपके पास खुद की आग है? इसकी बात पर सुनहरा ड्रैगन बोला है, बच्चे जितने भी योशा होते हो उनका एक अपना तत्व होता है जिसके सहारे वह अपनी मार्शल आर्ट को आगे बढ़ता है, और वह जैसे जैसे अपनी न बढ़ता जाता है उसकी तत्व की ताकत भी बढ़ती जाती है। उनकी बात पर देव ने पूछा, पर मास्टर मेरा तत्व क्या है? उसकी बात पर सुनहरे ड्रैगन ने मुस्कुरा दिया। उसके बाद वह बोले, बच्चे अभी ये मैं भी नहीं बता सकता, इसके लिए तुम्हें मार्शल भावना तक पहुंचना होगा। उनकी बात पर देव ने उन्हें हैरानी से पूछा, पर आप इस वक्त मेरा तत्व को क्यों नहीं बता सकते? उसकी बात पर सुनहरे ड्रैगन ने कहा, बच्चे बात यह है कि तुम्हें अपने तत्व को जानना है तो तुम ही पहले मार्शल भावना तक पहुंच होगा, उसके बाद ही तुम अपनी मार्शल आर्ट के तत्व को जान पाओगे। उनकी बात पर देव थोड़ा सोचा, उसके बाद वह बोला, ठीक है मास्टर, मैं भी अपनी शक्तियों को बढ़ूंगा और आपकी तरह ही मैं योद्धा बनूंगा। उसके बाद देव ने दोबारा गोल्डन ड्रैगन से पूछा, मास्टर अब मुझे क्या करना चाहिए? उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन बोला, बच्चे तुम्हें बहरी दुनिया में जाने से पहले अपनी शक्तियों को बढ़ाना होगा, उसके लिए तुम्हें पहले किसी अकादमी में जाना होगा। उनकी बात पर उसने मास्टर इस साम्राज्य से बाहर एक छोटा सा शहर है त्रिलोकपुर, जहाँ पर एक एकेडमी है, त्रिलोक अकादमी। उसकी बात ऊपर सुनहरे ड्रैगन ने कहा, बच्चे हम अभी बाहरी दुनिया में नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारी शक्तियाँ बहुत कम है, इसलिए हम अभी इस अकादमी में जा सकते हैं। इस अकादमी में जाने ही सोचेंगे कि तुम्हें कहाँ पर जाना है। उसकी बात पर देव ने में सर हिलाया, फिर बोला, ठीक है मास्टर। उसके बाद वे दोनों वहां से जाने लगे। जैसे ही देव वहां से जाने लगा तभी उसे महसूस हुआ कि कुछ लोग उधर ही आ रहे थे। देव को ये देखकर बहुत ही हैरानी हुई, क्योंकि वे लोग अभी अनतकई में थे जहां पर गलती से भी कोई नहीं आता था। जैसे ही देव ने उन्हें देखा तो वह जड़ी से एक पत्थर के पीछे छिप गया। वही कुछ कपड़े वाले आदमी बोला, तुम्हें क्या लगता है कि वह फल सच में है वहां पर, या लीडर को कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है? उसकी बात पर वह लड़की जो उनके साथ ही थी उसने कहा, लीडर कभी भी झूठ नहीं बोल सकते, उन्होंने ये कहा है और है ये टास्क दिया है तो इसमें जरूर कोई सच्चाई होगी, नहीं थी इतने भयानक जंगले में कोई हमें क्यों छोड़ सकते हैं? उसकी बात पर उस लड़के ने भी है में सर हिला दिए। जैसे ही देव ने वह बोला, मास्टर ये किस चीज की बात कर रहे हैं? उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन बोला, बच्चे तुम इन लोगों की पीछा करो, हमको खुद पे खुद पता चल जाएगा कि आखिर ये। उनकी बात पर देव ने हिला दिया। उसके बाद वह उनके कहने पर वह उन चारों की पीछा करने लगा। जैसे जैसे वे लोग अंदर जा रहे थे देव भी उनसे बचते बचाते हुए उनके पीछा कर रहा था। वे लोग धीरे धीरे एक पहाड़ के करीब पहुंच गए। जैसे ही वे लोग आगे पहुंच गया, देव ने देखा कि आसपास की शक्तियां कुछ ज्यादा ही नकारात्मक लग रही थी। तभी गोल्डन ड्रैगन बोला, बच्चे तुम जितना हो सके इससे बच के रहना, मुझे महसूस हो रहा है कि आसपास कोई बहुत ज्यादा नकारात्मक शक्तियां बह रही है। उसकी साथ में मुझ कोई खास ट्रेजर का भी एहसास हो रहा है। उसकी बात पर देव ने है में सर हिला दिया। उसके बाद वह सामने की तरफ देखने लगा। उसने आसपास सच में उसे बहुत अजीब लग रहा था।
जैसे ही देव ने उनकी बात सुनी तो वह उसने अपने आप को संभला। उसके बाद वह बोला, ठीक है मास्टर। उसके बाद उसने अपने आप को संभला और उनके पीछे पीछे जाने लगा। जब देव ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर सिर्फ वही चारों लोग नहीं थे, बल्कि वहां पर बहुत ज्यादा लोग थे। जैसे ही देव ने ये देखा तो गोल्डन ड्रैगन से बोला, पर मास्टर यहाँ पर पहले ही बहुत ज्यादा लोग हैं, क्या मैं भी बाहर चला जाऊँ? उसकी बात पर वह बोले, बच्चे तुम जितनी आसान ये देख रहे हो वह है नहीं, क्योंकि जहां भी ट्रेजर निकलने वाला होता है उस जगह आस की शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल होती। जैसे ही देव ने उनकी बात सुना तो उसने है में सर हिला दिया। उसे इतना तो समझ में था कि अगर कोई भी वह भी खास चीज अगर उजागर होती है तो उसने अभी छिपना ही समझा। जैसे ही ये हुआ देव उन सभी को देखे लगा। जैसे जैसे वक्त जा रहा था वहां भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। जब ये हुआ वे जो 4 लोग आए हुए थे उनमें से एक बोला, हमें तो लीडर ने ये बताया था कि यहाँ पर कोई भी नहीं होगा और न ही किसी की जानकारी है। उसकी बात पर उनके साथ वाली लड़की बोली, हम सिर्फ ऐसी शक्ति नहीं है जिसके पास गुप्तचर है, हर यहाँ पर जितने भी है सभी कुलीन परिवार के वंशज है। जब उस लड़के ने उस लड़की की बात सुनी तो वह भी शांत हो गया, क्योंकि वह भी जानता था कि उस लड़की की बात बिल्कुल सच थी। वही वह उसको पसंद करता था तो इसलिए वह उसके किसी भी बात को कटना नहीं चाहता था। वही इस वक्त जैसे ही उस लड़के ने उस लड़की जे तरफ देखा उसे महसूस हुआ कि कुछ रो गड़बड़। तभी उन्हें महसूस हुआ कि वहां पर बहुत ही क्रूर आभा फैल गई। जैसे ही उन्हें ये एहसास हुआ सभी के चेहरे पर टेंशन के भाव आ गए। तभी वहां पर कुछ लोग आ गए जिन्होंने गले में हड्डियों की माला और राख से लिपटे हुए थे। जैसे ही वे लोग वहां पर आए उन्हें देखते ही सभी लोगी में कानाफुंसी होने लगी, क्योंकि वे सभी लोग चांडाल समुदाय से थे। चूंकि चांडाल समुदाय एक बहुत ही रहस्यमयी मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करता था, जिसके वजह से सभी लोग उनसे दूर ही रहना पसंद करते थे। मगर बात सिर्फ यही तक नहीं थी, चांडाल समुदाय के किसी भी योद्धा को अगर कोई लड़की दिखा जाए तो वे लोग उसे उठा लेते थे, चाहे उन्हें इसके लिए पूरे समुदाय को ही क्यों न खत्म करना पड़े। यही वजह था कि कोई भी समुदाय, परिवार या अकादमी उनके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता थी, क्योंकि वे लोग उन्हें हीन भावना से देखते थे। तभी जैसे ही वे वाहन पर आए उन्होंने चेहरों तरफ देखा, तभी उनकी नजर उस काले लड़की के पड़ा। जैसे ही उन्होंने देखा तो उनमें से एक योद्धा उस काले कपड़े वाली लड़की के पास चल गया। तभी वह बोला, फिर बोला, क्या बात आज है? आज चांद खुश इस जमी पर आ गया है। जैसे ही उसकी बातें सुनी वह उसे घूरने लगी। तभी उसने कहा, जरा अपनी जुबान लपे लगाम दो, क्योंकि शतर तुम भूल रहे हो आज भी चांडाल समुदाय इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हुआ है कि त्रिलोक अकादमी मिला सके। तुम सब हमारे सामने एक चींटी के सामान हो, हम जब चाहे तुम्हें मसल सकते हैं। जब उस योद्धा ने काले कपड़े वाली लड़की की बात सुनी तो उसका गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। उसने अपनी दांतों को पिसा, अभी वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसके कानों में दूसरे चंडाल समुदाय के योद्धा की आवाज आई, अभी उससे दूर रहो और कितनी बार कहा है कि सामने वाले को देखकर ही उससे बात करो। जब काले कपड़े वाली लड़की ने उसकी बात सुनी तो उनसे अपनी आंखें बंद की। उसके बाद उसने अपने आप को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने काले कपड़े वाली लड़की को घूर के देखा, मगर इससे उस लड़की को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वह योद्धा उस लड़की को दोबारा गुस्से में देखा। उसके बाद वह अपने समुदाय के योद्धाओं के पास चला गया। उसके जाने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो हुआ। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था वैसे वैसे आसपास की शक्तियों का क्रूरता बढ़ती जा रही थी। सभी को एहसास अचानक से वह की दबाव बढ़ गया। तभी उन्होंने देखा भी कि अचानक से वहां पर त्रियक अकादमी की पहले बुजुर्ग आ गए। उनके आने के बाद त्रिनेत्र के सभी योद्धाओं ने उनका अभिवादन किया। जैसे ही ये हुआ उस बुजुर्ग ने अपनी हाथ को उठाकर उनके अभिवादन का रिस्पॉन्स दिया। उसके बाद वह सामने देखते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि महान महतो परिवार के भी एल्डोर को ऐसे छिपना चाहिए। जैसे ही उनकी आवाज गुंजी अचनका से वाहन पाए बहुत ज्यादा हलचल मच गई। जैसे ही ये हुआ आसपास की शक्तियों में थोड़ी हलचल होने लगी। जैसे ही ये हुआ आसपास की शक्तियों में हलचल हुई उसके बाद वहां के स्पेस में अचानक एक चीरा पर गया। उसके बाद वहां पर एक बुजुर्ग आया जिसके लंबे बाल और सफेद दाढ़ी थी। तभी उसने कहा, अरे मैं चिप नहीं रहता, बस अपने बच्चों का इंतजार कर रहा था। त्रिलोक अकादमी के बुजुर्ग ने उसकी बात सुनी तो उनके चेहरे पर के मुस्कान आ गई। उसके उन्होंने कहा, अभी तक कल भैरव नहीं आया। उनकी बात पर उस बुजुर्ग ने कहा, उसके योद्धा तो आ ही गए हैं, मुझे लगता है वह आता ही होगा। उसकी बात अभी भी पूरी भी नहीं हुई थी कि आसपास बहुत ज्यादा नकारात्मक शक्तियां फैल गई। तभी वहां पर एक आवाज गुंजी, मुझे नहीं पता था कि इस साम्राज्य के इतने बड़े लोग मुझे अभी भी याद करते हैं। तभी वहां पर एक और बुजुर्ग आ गया जिसके शरीर तरह एक तंत्रिक के जैसा था। उसके गले में भी हड्डियों की माला थी। उसके आने के तभी महतो परिवार के बुजुर्ग ने कहा, हम जानते
थे कि अगर कोई भी संपत्ति आसपास के साम्राज्य में निकलने का हो और तुम्हारी उसके कोई भी दखल न मुमकिन है। उसकी बात पर कल भौराव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह कोई और नहीं बल्कि चंडाल समुदाय का बड़ा बुजुर्ग कल भैरव को, जो खुद को कल का अवतार मानता था। यही वजह था कि उसने अपना नाम काल भैरव रखा हुआ था। वही वे लोग अभी बात कर ही रहे थे कि उन्हें एहसास हुआ कि उनके तरफ कोई बहुत बड़ी शक्ति आ रही थी। जैसे ही ये हुआ, आसपास की शक्तियों में थोड़ी हलचल होने लगी। सभी लोग उस तरफ हैरानी से देखने लगे। तभी काल भैरव ने कहा, आखिर अब कौन आने वाला है? उसकी बात का जवाब किसी ने भी नहीं दी। वे लोग खुद हैरान थे, आखिर वहां आया कौन? अभी वे लोग बात कर ही रहे थे कि वहां पर राजावत परिवार का लीडर आ गया। उसके बाद मिश्रा परिवार और बाकी के और बफ्ट परिवार आ गए। जैसे ही उन्होंने उन्हें देखा तो उन्हें बहुत हैरानी हुई, क्योंकि आज तक इस साम्राज्य के इन परिवारों ने उनके बीच आने की हिम्मत नहीं की थी। मगर ये देखकर उनकी हैरानी तो थी। तभी काल भैरव ने कहा, राजावत परिवार का तो समझ में आता है, मगर क्या मिश्रा परिवार और साम्राज्य के बाकी परिवार इतने बड़े हो गए हैं कि वे लोग हम लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करें? उसकी बात पर उन्होंने कहा, बुजुर्ग, शायद आप भूल रहे हैं कि यह खजाना हमारे साम्राज्य में है, तो इस पर ज्यादा हर्फ तो हमारे साम्राज्य का ही बनता है। आपको हमारा हंसन मानना चाहिए कि हमने आपको कुछ नहीं कहा। उसकी बात पर रजवट परिवार के लीडर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। जैसे ही ये हुआ, आसपास का माहौल थोड़ा गर्म हो गया, लेकिन कोई भी त्रिलोक अकादमी के साथ भिड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि सभी जानते थे कि आस पास के साम्राज्य में ऐसा कोई भी नहीं है जो त्रिलोक अकादमी के साथ भीड़ सके। उसकी बात पर महतो परिवार, जो उस साम्राज्य का सबसे बड़ा परिवार था, शाही परिवार को छोड़कर उसके बुजुर्ग ने कहा, अच्छा ये बात है, अब रजवट परिवार इतना ताकतवर हो गया है कि साम्राज्य के सभी बड़े फैसले वो ले। जैसे ही राजावत परिवार के लीडर ने ये सुना तो उसके चेहरे पर पसीना आ गया। वह ये बात जानता था कि इस वक्त उसका परिवार ऐसे ही खतरे में था, इसीलिए वह इस वक्त और किसी से दुश्मनी नहीं चाहता, और खासकर महतो परिवार का। जैसे ही उसने उनकी बात सुना तो बोला, बुजुर्ग, आप मेरे बातों को गलत वे में ले रहे हैं। मेरा ऐसा कुछ भी कहने का इरादा नहीं था, मगर आप भी जानते हैं कि त्रिलोक अकादमी और चांडाल समुदाय हमारे समुदाय के बाहर से है, तो आपको नहीं लगता कि उन्हें हमारे किसी भी संपत्ति से चाहिए? उसकी बात पर काल भैरव के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। उसने कहा, ये बात है, मैं तो ये बात जानता ही नहीं था। चलो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे बता दिया, नहीं तो मैं इस बात से अनजान रह जाता। जैसे ही राजावत परिवार के लीडर ने उसकी भयानक आवाज सुनी तो वह थोड़ दर, क्योंकि आसपास के साम्राज्य में कुछ ही समुदाय थे जिन्हें कल भैरव से कोई भी फिर फर्क नहीं पड़ता था, जिसमें इस साम्राज्य में सिर्फ महतो परिवार था। क्योंकि आज तक कोई भी महतो परिवार के असली ताकत को नहीं जानता था। आज तक जितने भी लोगों में महतो परिवार पर हमला किया था, सभी को नाकामी ही मिली थी। इसीलिए आज तक कोई भी नहीं जानता था कि महतो परिवार का असली ताकत क्या है। इसीलिए सभी लोग उनसे बचकर ही चलते थे, साम्राज्य में ही नहीं, साम्राज्य बाहर भी को भी महतो परिवार को नहीं छेड़ता। वही दूसरी राज परिवार था, और तीसरा था त्रिलोक अकादमी। उसके बाद ऐसा कोई भी नहीं था जो चांडाल समुदाय से सीधा बात कर सकता था। उसके साथ लड़ने की बात तो अलग ही थी। बहुत से लोगों में उस पर हमला करने की कोशिश की, मगर वह आज तक सफल नहीं हो पाया। सभी लोग मरे गए और उनकी मौत भी बहुत भयानक होती थी। यही वजह होती थी कि कोई भी उन पर जल्द हमला करने से बहुत ज्यादा घबराता था। जब रजवार परिवार के लीडर ने उसकी बात सुना तो वह बोला, अगर आपको मेरे बात का बुरा लगा हो तो मैं इसके लिए माफी चाहूंगा, मगर ये बात सही है, आप इस साम्राज्य में आकर इस साम्राज्य के लोगों लो नहीं बता सकते कि कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है। उसकी बात पर काल भैरव के चेहरे की मुस्कान और भी गहरी और खतरनाक हो गई। उसकी बात पर काल भैरव बोला, अच्छा तो हमारा रुतबा अब इतना छोटा हो गया है कि अब हम क्या एक छोटे से साम्राज्य के छोटा सा परिवार जो उस साम्राज्य के सबसे ताकतवर परिवार से भी नहीं है, वह मुझे बताएगा कि हम फैसला क्या ले। उसके बाद उसकी काली शक्तियां उसके शरीर बाहर आने लगी। जैसे ही ये हुआ तो आसपास के सभी योद्धाओं को अपने अंदर ठंडक महसूस हुई। जैसे ही ये हुआ, आसपास की शक्तियां अचानक से भयानक हो गई। तभी काल भैरव ने कहा, बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो और अपने से छोटे परिवारों को दबाव देकर कोई भी काम करा लेते हो, मगर ये बात याद रखना कि मेरे मामले में कोई भी तुम्हारे बीच नहीं आएगा। उसकी पर राजावत परिवार के लीडर के चेहरे पर ठंडा पसीना आ गया। वह चाह के भी अपने आप अपने जगह से नहीं हिला पा रहा था। उसने उम्मीद से महतो परिवार के बुजुर्ग के तरफ देखा, मगर वह भी ठंडा भाव लिए खड़े थे। जैसे ही ये हुआ, राजावत परिवार का लीडर खुद पे खुद पीछे हट गया। जब ये हुआ तो आसपास की शक्तियां नॉर्मल हो गए, क्योंकि काल भैरव भी नॉर्मल हो गया। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लाल
कपड़ा पहने योद्धा आ गए थे। जैसे ही सभी मने सभी में ये देखा महतो परिवार के बुजुर्ग को छोड़कर सभी लोग पीछे हट गए। तभी वहां पर एक बुजुर्ग आ गया जो कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री था। उसके आते ही सभी लोग शांत हो गए क्योंकि सभी जानते थे कि वह साम्राज्य के सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक था। तभी उसने सामने देखा तो कहा, अरे हेमंत, तुम तो पहले ही आ गए हो। उसकी बात पर हेमंत जो कोई और नहीं महतो परिवार का बुजुर्ग था उसने कहा, प्रधानमंत्री जी आप भी जानते हैं कि मुझे तो आना ही था। आखिर एक यही तो जगह है जहां पर हम पुराने लोग मिलते हैं। उसकी बात पर प्रधानमंत्री को हंसी आ गई। उसके बाद उसने कहा, हमें इस वक्त इस समाधि को खोलने की तैयारी करना चाहिए। उसकी बात पर सभी लोग राजी थे। सभी ने है में सर हिलाया। उसके बाद हेमंत और प्रधानमंत्री उस समाधि के पास चले गए। उनके जाने के बाद उन्होंने काल भैरव को देखा जो उन्हीं के तरफ देख रहा था। तभी हेमंत ने कहा, अब क्या तुमको भी अलग से बुलाना। उसकी बात पर काल भैरव ने है में सर हिला दिया। उसके बाद वह भी उनके साथ आ गया। उन तीनों के ऊपर जाने के बाद राजावत परिवार का लीडर बात काल भैरव को हो देख रहा था। तभी उसने गुस्से में कहा, बहुत जल्द तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगा। वही उसके गीदड़ धमकियों से देखकर काल भैरव और बाकी के दोनों ने अपने अपने शक्तियों का इस्तेमाल किया और सामने की तरफ देखने लगे। तभी हेमंत बोला, हमें अब इसके दरवाजे खोलने की तैयारी करना चाहिए। उसकी बात पर बाकी के दोनों ने भी है में सर हिला दिया। फिर काल भैरव ने अपने पास से एक हड्डी का हथियार निकला। उसके बाद उसने उसमें अपनी शक्तियों को भरना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह अपनी शक्तियों को भरता जा रहा था उसकी शक्तियां वैसे ही खतरनाक होती जा रही थी। कुछ ही देर के बाद उसने अपने शक्तियों को पूरी तरह से इकट्ठा किया। उसके बाद उसने इस समाधि पर हमला कर दिया जिससे वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, लेकिन उससे कोई भी असर नहीं हुआ। जैसे ही काल भैरव ने ये देखा वह बहुत ज्यादा हैरान हुआ। उसने उसी हैरानी में सामने की तरफ देखा जिससे उसे ये मालूम हुआ कि आसपास की शक्तियां उसकी बढ़ती जा रही थी। जैसे हुआ वह बहुत हैरान हुआ। तभी उस समाधि से एक ताकतवर शक्ति का झोंका निकला और काल भैरव के तरफ जाने लगा। जैसे ही हुआ काल भैरव ने अपने आप को संभला। उसके बाद उसने अपने सामने जल्दी से सुरक्षा का दीवार बना दिया, मगर इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि जैसे ही उसने अपनी शक्तियों को आगे किया उसकी शक्तियां एक पल में बिखर गई। साथ में वह शक्ति सीधा आकर काल भैरव से टकरा गई जिससे काल भैरव कुछ पीछे हो गया। जैसे ही ये हुआ आसपास के लोग बहुत हैरान हुए। प्रधानमंत्री और हेमंत का भी वही हाल था। वही इस वक्त काल भैरव थोड़े पीछे चला गया। तभी उसने अपने आप को संभला। उसके बाद उसने सामने की तरफ देखा जिससे वह बहुत हैरान था। उसने उसी हैरानी में समाधि के तरफ देखा। उसके बाद उसने हेमंत से कहा, मुझे लगता है कि हम इस पर सीधा हमला नहीं कर सकते। उसकी बात पर सभी राजी थे। तभी हेमंत ने कहा, मुझे लगता है कि इसको खोलने के लिए हम तीनों को एक साथ हमला करना चाहिए और वह भी एक साथ। उसकी बात पर बाकी के दोनों ने कुछ सोचा। उसके बाद हमला करने के लिए राजी हो गए, लेकिन अभी भी काल भैरव को थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि वह उसने अपने आप को संभला। उसके बाद उन्होंने अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया। उसके एक दूसरे के तरफ दिखाकर इशारा किया। उसके बाद उन्होंने अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया जिससे आसपास के माहौल बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई। जैसे ही ये हुआ सभी ने दोबारा एक दूसरे के तरफ देखा। उसके बाद एक साथ हमला कर दिया। जैसे ही उन्होंने उस समाधि पर हमला किया अचानक से वहां पर बहुत बड़ा धमाका हुआ। आसपास की शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल मच गई। तभी अचानक उस समाधि से के सुनहरी शक्ति निकली जिसने अचानक से एक ड्रैगन का रूप ले लिया। उसके बाद उसने सीधा उन तीनों पर है हमला कर दिया। उन्होंने जैसे तैसे आने आप को बचाया। उसके बाद वे लोग हैरानी से उस समाधि के तरफ देखने लगे। वह समाधि उसके सोच से भी ज्यादा खतरनाक था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वे लोग उसको खोले कैसे। सभी एक दूसरे के बातों में लग गए। वही इस वक्त देव उन सभी दूर पर खड़ा था। जैसे ही देव ने ये देखा वह बहुत हैरान हुआ। उसे ये समझ में नहीं आया कि आखिर उस समाधि से इतनी खतरनाक शक्तियां जैसे निकल सकती है। जैसे ही सुनहरे ड्रैगन ने देव के हैरानी को देखा वह बोला, बच्चे तुम इतना ज्यादा हैरान न हो। जितने भी बड़े बड़े योद्धा होते हैं वो सभी अपनी अपनी शक्तियों से अपने समाधि पर मरने से पहले ऐसी सुरक्षा कवच बना देते हैं ताकि उसकी विरासत कोई काबिल योद्धा को ही मिले। यही नहीं, कोई भी नहीं चाहता कि कोई भी आम योद्धा उसके नींद में दखलंदाजी करे। उनकी बात पर देव उन्हें हैरानी से उनसे पूछा, पर मास्टर ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर कोई भी इंसान अगर अपने शक्तियों को इतने खतरनाक कैसे कर सकता है, उसके मरने के बाद भी उसकी शक्तियां इतनी खतरनाक रहे। उसकी बात और सुनहरा ड्रैगन बोला, बच्चे मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि तुम इस दुनिया को जितनी नॉर्मल समझते हो ये जितनी छोटी समझते हो वह है नहीं, क्योंकि ये दुनिया इतनी बड़ी है जैसे कि किसी बड़ी समुद्र में एक बूंद पानी हो वैसे ही इस दुनिया में ये दुनिया है। उसकी बात और देव बहुत हैरान हो रहा था।
सभी बात उसके ऊपर से जा रहे थे पर उसने अपने आप को संभला। तभी उसने देखा कि राजावत परिवार के योद्धा आ रहे थे, जिसमें सबसे आगे वही सैनिक थे जिनके वजह से देव अनंत खाई में गिरा था। जैसे ही देव ने उन्हें देखा उसका गुस्सा उसके हद से बाहर हो गया, तभी उसकी शक्तियाँ उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। जैसे ही उसकी शक्तियाँ उसके शरीर से बाहर आया तभी उसके शरीर से एक सुनहरी शक्ति बाहर आई। उसके बाद उसके कानों में गोल्डन ड्रैगन की आ जाओ बच्चे तुम अपनी आप को संभलो, इस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं है जो तुम हे बचा सके। इस वक्त तुम अच्छे से जानते ही कि मैं अभी किसी के सामने नहीं आ सकता। यही वजह है कि तुम अभी जितनी अपनी गुस्से और शक्तियों को संभाल कर इस्तेमाल करो उतना अच्छा होगा। उनकी बात पर देव बोला, मास्टर तो आप क्या चाहते हैं कि मैं अपनी इतने बड़े दुश्मन को ऐसे ही छोड़ दूं जिनके वजह से मैं मरते मरते बचा। उसकी बात पर सुनहरा ड्रैगन बोला, बच्चे लड़ाइयाँ सिर्फ ताकत से नहीं लड़ी जाती, लड़ाइयाँ सबसे ज्यादा दिमाग से ही लड़ी जाती है। जब देव ने उनकी बात सुना तो वह बहुत हैरान हुआ, वह उनके बातों को समझ नहीं पा रहा था। तभी उसने अपने सर को खुजलाते हुए बोला, क्या कहना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आए। उसकी बात पर सुनहरा ड्रैगन बोला, बच्चे कुछ बातों को समझने के लिए वक्त पर ही छोड़ दो। जैसे ही उन्होंने ये बात बोला देव ने हमें सर हिला दिया। उसके बाद उसने घुसे में कंट्रोल किया, उसके बाद थोड़ा सा चिप गया। वही इस वक्त राजावत परिवार के योद्धा उसी के तरफ आ रहे। जैसे ही वे लोग देव के करीब से गुजरे तभी उन्हें महसूस हुआ कि वहां पर को है। उसने चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। उसे रुकते हुए देखकर दूसरा योद्धा बोला, क्या बात है, तुम रुक क्यों गए। उसकी बात पर पहला योद्धा बोला, पता नहीं क्यों पर मुझे लग रहा